सुंदर नगर के जंगल में पीलू अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। बंटी मजदूर था और पीलू पूरी भाजी का ठेला चलाती थी। वो बहुत गरीब थे, लेकिन देवी दुर्गा के बहुत बड़े भक्त थे। दोनों पति पत्नी जल्दी उठकर देवी की पूजा करते थे। कुछ दिनों में पीलू की दुकान में ग्राहकों की कमी होने लगती है और उसको आखिर दुकान बंद करना पड़ता है। फिर एक दिन बंटी को मजदूरी करते हुए चोट लग जाती है। उसे डॉक्टर ने 5 महीने काम करने से मना कर देते हैं। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत है जी। मेरी दुकान भी बंद हो चुकी है और आपका काम भी चला गया है। घर का खर्च भी हम नहीं निकाल पा रहे हैं। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब किराया कैसे देंगे? पीलू, देवी माँ पर विश्वास रखो, डरो नहीं। मैं भी पैसे जुगाड़ने की कोशिश करूँगा। टिल्लू से कुछ रुपए उधार मांग कर लाता हूँ। नहीं जी, आप ऐसी हालत में बाहर नहीं जाएंगे। हम उधार नहीं लेंगे। दुर्गा माँ सब ठीक कर देगी। वो सब देख रही है। मुझे कुछ और काम देखना चाहिए। इस बात से वो बहुत परेशान हो जाती है और रोते हुए माता के मंदिर जाती है। माँ, ये आप कैसी परीक्षा ले रही है हमारी? आपकी पूजा अर्चना भी नहीं हो पाता है। आपको पूरी खीर तो क्या, एक रोटी का भी भोग नहीं लगा पा रहे हैं हम। माँ, कम से कम इतना तो कर दो, आपकी पूजा ही कर सके। तभी वहाँ देवी दुर्गा प्रकट हो जाती है। बेटी, मैं तेरे सारे दुखों का नाश करने के लिए आई हूँ, तू डर मत। माँ, आप आ गई है तो अब मुझे कोई चिंता नहीं है। तूने मेरी इतनी भक्ति की है कि इतनी मुसीबत में भी तूने मेरा नाम लेना नहीं छोड़ा। अब सुन, मैं तुझे कांच के बर्तन बनाना सिखा दूंगी। तू बंटी के दोस्त टिल्लू से उसकी मशीन बनवा लेना। मेरा आदेश कोई नहीं टाल सकता है। दुर्गा जी पीलू को आशीर्वाद देती है और पीलू के अंदर कांच के बर्तन बनाने की कला आ जाती है। पीलू घर जाती है। सुनिए जी, आज तो हमारा कल्याण हो गया। माता रानी दुर्गा देवी मुझे साक्षात दर्शन दी और उन्होंने, ऐसे कहते हुए पीलू पूरी बात बंटी को बता देती है। फिर दोनों पति पत्नी टिल्लू के पास जाते हैं। पीलू भाभी, बंटी भाई, आप दोनों देवी दुर्गा के बहुत बड़े भक्त हैं। मुझे नहीं पता था कि आप लोग इतनी बड़ी मुसीबत में आ गए हैं। आपके जरिए माता रानी का मुझे आदेश मिला है। मैं आप लोगों का सुरक्षा जरूर करूँगा। अब आप लोग घबराओ नहीं, मैं जरूर मदद करूँगा। मैं कांच के बर्तन बनाने की मशीन आपके लिए बना दूंगा। फिर थोड़े ही दिनों बाद बंटी पीलू के लिए कांच के बर्तन बनाने की मशीन बनाकर तैयार कर देता है और पीलू उसे दुर्गा जी से सीखी हुई कांच से बर्तन बनाने की कला से कांच का एक खूबसूरत कलश बना लेती है। पीलू बंटी उसे देवी का अभिषेक करते हैं और टिल्लू को भी अभिषेक करने देते हैं। पीलू कांच के बर्तन की दुकान खोल लेती है और उसमें एक दिन बबली सेठानी उनकी दुकान में आती है। पीलू, तुमने तो बहुत ही नायाब कांच के बर्तन बनाए हैं। ऐसे सुंदर डिजाइनर बर्तन तो मैंने पहले कभी नहीं देखे। ये तो इंटरनेशनल क्वालिटी के हैं। आपकी तारीफ का शुक्रिया मैडम जी। सब माँ दुर्गा जी का आशीर्वाद है। और फिर वहाँ पर सुंदरी आती है। पीलू, मुझे बबली ने भेजी है। वो तुम्हारे कांच के बर्तन की बहुत तारीफ करके गई है। जरूर कोई ना कोई खास बात तो होगी, क्योंकि वो सब कुछ विदेश से ही खरीदती है। पीलू अब बहुत अच्छे से मुनाफा कमाने लगती है। अब दोनों पति पत्नी माता रानी के लिए हलवा पूरी का भोग लगाते थे। दोनों बहुत मेहनत और पूरी ईमानदारी से काम करते थे। माता रानी की सेवा पूजा करते हुए वो लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं। कान्हापुर जंगल में सभी पक्षी मिलजुल कर साथ रहा करते थे। उसी जंगल में कड़कनाथ कौवे का परिवार भी रहा करता था। उसका बेटा कालू कौवा बहुत ही शरारती था। उसने जंगल के सभी पक्षियों की नाक में दम कर रखा था। इस तरफ पीलू चिड़िया बहुत सालों बाद माँ बनी थी। उसके घर में खुशियों का माहौल था। एक दिन पीलू चिड़िया अपने पति बबलू से बातें कर रही थी। बबलू जी, बहुत सालों बाद हमें भगवान ने माँ बाप
होने का सुख दिया है, हम अपने बच्चे को किसी प्रकार का कोई कष्ट होने नहीं देंगे। हाँ पीलू, तू बिल्कुल सही कह रही है। हम अपने बच्चे को बहुत अच्छा संस्कार देंगे जिससे वो बड़े होकर जरूरतमंदों की सेवा कर सके। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं, लेकिन हमें एक बात का ध्यान रखना होगा कि ये कभी भी कालू कौवे से दोस्ती ना करे। आप तो जानते ही हैं कि कालू कौवा कैसे सभी पक्षियों को परेशान करता रहता है। दोनों पति पत्नी अक्सर अपने बच्चे के भविष्य को लेकर चिंतित रहते थे। धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। एक बार बबलू भोजन की तलाश में बाहर जा रहा था। तब पीलू अपने बेटे से कहती है, चिंटू, हम लोग भोजन की तलाश में जा रहे हैं, तुम अपने घोंसले में ही रहना। अगर कालू कौवा आता है तो तुम उसके साथ नहीं खेलना। ठीक है मम्मी पापा, मैं घोंसले में रहकर आप लोगों का इंतजार करूंगा और किसी के साथ भी नहीं खेलूंगा। दोनों पति पत्नी निश्चिंत होकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के थोड़ी देर बाद ही कालू कौवा उनके घर पहुँच जाता है। चिंटू, ए चिंटू, देख मैं तेरे लिए मूंगफली लेकर आया हूँ। अरे इन्हें खा के तो देख, कितने स्वादिष्ट हैं। कालू भैया, आप यहाँ से चले जाओ, मैं आपकी दी हुई मूंगफली नहीं खाऊंगा। मेरे मम्मी पापा ने आपके साथ खेलने से मना किए हैं। ये सुनकर कालू कौवा बहुत गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो अपने गुस्से पर काबू करके चिंटू से एक गिलास पानी मांगता है। चिंटू कालू के लिए पानी लेकर आता है। कालू पानी पीकर चिंटू को पीटने लगता है और उसे डराते हुए कहता है, अपने मम्मी पापा को बता देना कि तेरी पिटाई मैंने की है। तेरे माँ बाप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। जब पीलू और बबलू घर वापस आते हैं तो अपने बेटे की हालत देखकर घबरा जाते हैं। चिंटू अपने माँ बाप को सारी घटना बताता है। पीलू इससे बहुत गुस्से में आ जाती है और कालू के घर जाती है। उस समय कालू का पिता कड़कनाथ घोंसले के बाहर ही बैठा था। पीलू गुस्से में उससे कहती है, कड़कनाथ भैया, अपने बेटे को संभालो, वो बहुत बदमाश है। उसने मेरे बेटे को बहुत बुरी तरह से पीट दिया है। एक दिन उसकी हरकतों के कारण आपको बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। पीलू की आवाज सुनकर सुंदरी कौवी घर से बाहर निकलती है और कहती है, पीलू, जब से तुम माँ बनी हो तब से तुम बहुत घमंडी हो गई हो। मेरा बेटा घर के अंदर पढ़ाई कर रहा है, तुम्हारा बेटा झूठ बोल रहा है। अब तुम जाओ यहाँ से। मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है, तुम मेरे बेटे की आइंदा से शिकायत नहीं करना। इस तरह से सुंदरी पीलू को डरा धमका देती है और वहाँ से भगा देती है। कुछ दिनों बाद कालू कौवा फिर से बदमाशी के लिए किसी को ढूंढ रहा होता है। थोड़ी दूर में वो देखता है कि जिगरबाज का बेटा अपने घोंसले में अकेला है। उसे अकेला देखकर कालू उसकी बहुत बुरी कदर पिटाई कर देता है। जब इस बात का पता बाज को चलता है तो वो अपने साथियों के साथ कालू कौवे के घर पर धावा बोल देता है और कालू कौवे की बहुत बुरी कदर पिटाई कर देता है। कालू की पिटाई रोकने के लिए उसका पिता कड़क भी बीच बचाव करने आता है, लेकिन उसकी भी पिटाई हो जाती है। फिर सुंदरी सोचती है, अरे कालू, तेरी वजह से तेरी तो पिटाई हुई, तेरे पिताजी की भी पिटाई हो गई। तू बहुत ही बदमाश है। आइंदा से तूने किसी के साथ भी बदमाशी की तो मैं ही तेरे हाथ पांव तोड़ दूंगी। इस तरह से कालू की बदमाशी के कारण उसके परिवार को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। पीलू सुंदरी से कहती है, मैं कहती थी ना सुंदरी बहन, एक दिन तुम्हें कालू के कारण शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। अब कैसा सबक मिला तुमको? अब से कालू अपनी बदमाशी करना बंद कर देता है और सभी बच्चे फिर से सुरक्षित हो जाते हैं। मालनगर के जंगल में पीलू चिड़िया ऑटो चलाती थी। वो बहुत गरीब थी, उसके पास खुद का ऑटो नहीं था। वो कड़क सेठ के ऑटो को किराए से चलाती थी, लेकिन जितनी कमाई होती उसका आधा हिस्सा उसे कड़क सेठ को देना पड़ जाता था। पीलू अपनी माँ बबली और पिता टिल्लू के साथ रहती थी। बेटी पीलू, तू इतनी मेहनत करती है लेकिन घर में पैसा नहीं बचते हैं। देख, हमारे घर में इतनी दरारें आ गई है। अब तो बारिश का मौसम भी आने वाला है। अगर हमने घर रिपेयर नहीं करवाया तो पानी घर में आ जाएगा। क्या करूँ माँ, मैं जितना कमाती हूँ उसका आधा कड़क सेठ ले जाता है, लेकिन रिपेयरिंग का काम तो करवाना है, नहीं तो और मुसीबत हो जाएगी। पीलू अपनी सहेली सुंदरी के पास जाती है। बहन सुंदरी, क्या तुम मुझे कुछ रुपए उधार दे सकती हो? मुझे सीमेंट की बोरी खरीदनी है। बहन पीलू, मेरे चाचा हरिया की सीमेंट की दुकान है,
वो तुम्हें सीमेंट बोरी आधे दामों में दे देगा। फिर पीलू अपनी सहेली के साथ हरिया तोते के पास जाती है। बेटी, मैं आधे दामों में सीमेंट की बोरी उनको ही दे सकता हूँ। 5,000 बोरी एक साथ खरीदे तो 1-2 बोरी को मैं इतने सस्ते दाम में नहीं दे सकता। ये सुनकर पीलू निराश हो जाती है और दुखी हो जाती है। अपने घर वापस आ जाती है। अगले दिन पीलू ऑटो चलाकर कड़क सेठ को पैसे देने के लिए जाती है। पीलू, अब से ये पुराना ऑटो तुम्हें चलाना होगा। मैं ये नया ऑटो अपने दोस्त के बेटे को चलाने के लिए देने वाला हूँ। पुराना ऑटो देखकर पीलू कहती है, लेकिन सेठ जी, ये तो पूरा कबाड़ा है, इसको मैं कैसे चला पाऊंगी? इसके टायर पंक्चर है, इसके टायर पुराने हैं और इसमें पूरी तरह से जंग लग चुकी है, ये टूटा फूटा है। आप ऐसा मत कीजिए सेठ जी, मैं इसका किराया आपको कैसे दे पाऊंगी? देख, मैं तुझे ये ही चलाने के लिए दे सकता हूँ। तुझे चलाना है तो चला, नहीं तो इसको 1,000 में खरीद ले, फिर तुझे किराया भी नहीं देना पड़ेगा। पीलू सोचती है, कबाड़ा ही सही, खुद का ऑटो खुद का होता है। ये सोचकर पीलू कड़क को पैसे देकर उस खटारा ऑटो को ले आती है। मैं इस ऑटो को ठीक कर दूंगी। ऐसा सोचकर पीलू अगले दिन सुंदरी के पास जाती है, उसे कुछ रुपए उधार लेती है और फिर हरिया के पास जाती है और उसे 2 बोरी सीमेंट लेकर आती है। अब मैं इस ऑटो को सीमेंट का ऑटो बना दूंगी। एक छोटे से कमरे जितना सीमेंट ही तो लगेगा। बारिश के मौसम के पहले ये तैयार हो जाएगा। फिर पीलू मेहनत करके ऑटो को सीमेंट ऑटो में बदल कर देती है। अरे, ये तो कमाल ही कर दिया इस लड़की ने, कबाड़ा ऑटो को सीमेंट का बना दिया, पहले से भी मजबूत। पीलू का ऑटो अलग होने की वजह से बहुत सवारियां मिलती है। जल्दी ही उसके पास इतना पैसा आ जाता है कि वो एक नया घर ही खरीद लेती है। माँ, पिताजी, देखो आज हमारे पास कितना सुंदर घर है। ये सब इस सीमेंट ऑटो की वजह से हुआ है। सीमेंट ऑटो नहीं बेटी, तेरी मेहनत और जज्बे की वजह से हुआ है। फिर पीलू अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहने लगी। सुंदरनगर गांव के जंगल में कड़क सेठ बहुत ताकतवर जमींदार था। वो और उसका दोस्त जाबाज चील गरीब मजदूरों से अपने खेत के काम करवाते थे, लेकिन मजदूरी के लिए पैसे नहीं देते थे। इस वजह से मजदूर बहुत दुखी रहते थे। उन मजदूरों में दुर्गा भक्त पीलू भी थी। पीलू बहुत ही दयालु थी और मजबूरी में मजदूरी करती थी। ऐसे ही नवरात्रि के समय एक दिन कड़क पूछता है, अरे, ये मजदूर क्यों नहीं आए? मेरा नुकसान हो रहा है, खेती का काम बहुत महंगा होता है, कब समझेंगे ये लोग गरीब लोग? तो जाबाज कहता है, अरे कड़क भाई, ये पीलू है ना, इसने सबको नवरात्रि का व्रत करने के लिए कह रखी है, इसी वजह से ये सब कमजोर हो गए हैं। पीलू को पकड़ कर ले आओ और उसी से पूरी मजदूरी करवाऊंगा। उसका जो भी साथ दे उसे भी भूखे पेट मजदूरी करवाएंगे। बड़े आए दुर्गा भक्त। तो जाबाज कहता है, ठीक है भाई। फिर कुछ ही देर में जाबाज पीलू के घर में पहुंच जाता है। वहाँ पर पीलू सबको दुर्गा जी की कथा सुना रही थी। ये देखकर जाबाज बहुत गुस्से में आ जाता है। उसको देखकर बहुत से मजदूर पक्षी वहाँ से भाग जाते हैं। आइए जाबाज जी, आप भी कथा सुन लीजिए। तो जाबाज कहता है, यह कथा वथा सुनने नहीं आया हूँ, चलो मजदूरी करने। लेकिन आज तो नवरात्रि का व्रत है, आज दुर्गा जी की कथा सुननी चाहिए। तो सुंदरी कहती है, हाँ, हम पीलू के साथ है। तो बंटी कहता है, एक दिन भी हमें आप चैन से नहीं रहने देते हैं। पीलू कितनी बड़ी भक्त है, आप उसे कम से कम छोड़ दो। तो जाबाज कहता है, अब तो तुम दोनों को भी मैं इस पीलू के साथ लेकर जाऊंगा। कड़क भाई, ये तीनों को लेकर आया हूँ। ये पीलू बहुत बड़ी बदमाश है, कह रही थी कि देवी की भक्ति
भक्ति करनी है, मजदूरी नहीं। तो कड़क कहता है, अब इसको डबल मजदूरी करनी पड़ेगी। ऐसे कड़क उनसे दिन रात काम करवाता गया, लेकिन व्रत होने की वजह से वो लोग कुछ नहीं खाए थे और कमजोर पड़ने लगे। तो पीलू कहती है, कड़क सेठ जी, हम मजदूरी कर रहे हैं जिससे आपकी शानो शौकत है। आपको भी हमें मेहनत के पैसे देने चाहिए और हमें व्रत में ऐसे काम नहीं करवाना चाहिए। इन दोनों को कुछ फल तो दीजिए। तो कड़क कहता है, तू जरूरत से ज्यादा बोलती है। तुझे भक्ति करनी है तो मंदिर में क्यों नहीं काम करने लगती है तू? तो जाबाज कहता है, सही बात है, तुझे पैसे नहीं मिलेंगे, ना ही खाने के लिए कुछ मिलेगा। अब काम कर वरना तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगा। कड़क की धमकी से सब डर जाते हैं। कड़क और जाबाज बहुत ही क्रूर थे। वो सुंदरी और बंटी को कुछ भी खाने को नहीं दे रहे थे। पीलू हिम्मत दिखाती है, हे दुर्गा माँ, आप ही हमारी रक्षक हो। आप ही इन दुष्टों से सुंदरी और बंटी को बचाओ। जो बुरा होना है मेरा हो जाए, क्योंकि मुझे तो बस आपकी भक्ति से मतलब है। ये दोनों मेरे कारण ही फंस गए हैं। पीलू खुद बहुत कमजोर हो चुकी थी, लेकिन वो दुर्गा जी को लगातार याद करती रहती थी। जय माँ अम्बे, जय माँ अम्बे, जय माँ अम्बे। सुंदरी और बंटी बेहोश हो जाते हैं। बड़ी आई भक्त मंडली। कमजोर मजदूर। तभी वहाँ पर बहुत तेज रोशनी होती है। अरे ये क्या? लगता है माँ प्रकट हो रही है। दुर्गा माँ कहती है, पीलू बेटी, मैं तुम्हारी भक्ति की परीक्षा ले रही थी। तुम बहुत नेक दिल की हो और मुझे माँ मानती हो। बेटी, तुम्हें जो भी तकलीफ इन बदमाशों ने दी है, अब उसका इन्हें सजा मिलेगी और तेरा कल्याण होगा बेटी। दुर्गा जी की कृपा से पीलू पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है। अरे नहीं, ये कौन है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तो जाबाज कहता है, मेरी आंखें चुभ रही है। दुर्गा जी उन दुष्ट को बहुत दंड देती है और उनका सारा घमंड टूट जाता है। माँ दुर्गा, मुझे आपकी भक्ति से कभी भटकने नहीं दीजिएगा। दुर्गा जी के आशीर्वाद से पीलू उस जमीन की मालकिन बन जाती है। उसके पास बहुत सी धन दौलत आ जाती है। पीलू सभी गरीबों की ख्याल रखने लगती है। दुर्गा जी के मंदिर में आए दिन भंडारा करवाती है। वो अब कड़क और जाबाज को भी अच्छे प्रसाद देती थी। वो दोनों अब पूरी तरह से सुधर गए थे। अब दुर्गा जी की कृपा से सभी हंसी खुशी रहने लगे। फिर पीलू उस ऑटो को ले जाकर जंगल में घूमने लगी। ये देखकर कालू का सिर चकरा गया और वो बेहोश हो गया। बांसपुर गांव में पीलू ऑटो रिक्शा चलाती थी। उसका एक बेटा था टिल्लू। टिल्लू स्कूल में पढ़ाई करता था। ऐसे ही एक दिन स्कूल की प्रिंसिपल कोयल मैडम पीलू को स्कूल में बुलाती है। पीलू जी, आप बहुत मेहनत करती है और टिल्लू को पढ़ा रही है, लेकिन आपकी मेहनत पानी में जा रही है। क्या बात है प्रिंसिपल मैडम, आप ऐसा क्यों बोल रही है? देखिए पीलू जी, क्रिसमस पास आ रहा है। सभी बच्चे क्रिसमस की एग्जाम में पास होने के लिए मेहनत कर रहे हैं, मगर आपका बेटा स्कूल में टाइम पास करता है। वो लकड़ी के टुकड़ों से कुछ न कुछ बनाता रहता है। उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, क्लास में ध्यान नहीं रहता है। ऐसे में वो एग्जाम कैसे पास करेगा? आप उसे कुछ काम में ही लगवा दो, यहाँ उसका कुछ नहीं होने वाला। आप ऐसा मत बोलिए मैडम, वो मेरे जैसा गरीब ना रहे, इसलिए उसे यहाँ पढ़ा रही हूँ। मैं उसे समझाऊंगी। उसके बाद पीलू रात में अपने बेटे टिल्लू से बात करती है। टिल्लू, तुम्हारी स्कूल की प्रिंसिपल मुझे बुलाई थी। तुम स्कूल में पढ़ाई नहीं करते हो और बेकार में लकड़ी के सामान बनाते हो। मैं पढ़ाई ध्यान भी देता हूँ और साथ में लकड़ी के खिलौने भी बनाता हूँ। मैं दोनों काम एक साथ कर सकता हूँ माँ। लेकिन तू लकड़ी के खिलौनों को क्यों बना रहा है? एक काम में ही ध्यान क्यों नहीं देता? पढ़ाई में ही ध्यान रख, बाद में खिलौने बनाना। माँ, क्रिसमस पास में है, बच्चे लकड़ी के खिलौने खरीदते हैं। मैं सोच रहा था क्यों ना मैं खिलौना बनाऊं। नहीं बेटा, मैं ऑटो चला रही हूँ ना, तू फिक्र मत कर।
और स्कूल में अच्छे से पढ़ाई कर। टिल्लू अपनी माँ का कहना मान लेता है, लेकिन उसी रात कालू कौवा पीलू के घर में उसके ऑटो के पास आता है। कालू भी ऑटो चलाता था और पीलू से जलता था। वो एक औरत होकर ऑटो क्यों चलाती है, ये उसका ख्याल था। कालू अपने मन में कहता है, पीलू पिद्दी चिड़िया, तू मुझसे ज्यादा कमाती है, मैं तेरे ऑटो को जलाकर राख कर दूंगा। ऐसा सोचकर कालू ऑटो को नकली चाबी से खोल देता है और उसका इंजन और पहिए चुरा कर भाग जाता है। अगली सुबह पीलू अपने बेटे के साथ घर के बाहर आती है तो अपने ऑटो की ऐसी हालत देखकर रोने लगती है। हे भगवान, ये गरीबी में तो कैसी परीक्षा ले रहा है। मेरी ऑटो का तो इंश्योरेंस भी नहीं है। अब मैं अपने बेटे को कैसे पढ़ाऊंगी। ऑटो के लिए बैंक से जो कर्ज लिया था उसे भी चुकाना है। सोची थी इस बार क्रिसमस में लोग घूमने फिरने के लिए ज्यादा बाहर निकलेंगे तो मेरी ऑटो से कमाई हो जाएगी। सब बर्बाद हो गया। पीलू अब मजदूरी का काम करने लगी और घर के लिए पैसे कमाने लगी। कालू ये देखकर बहुत खुश हो रहा था। पीलू से पैसा मांगने के लिए मकान मालिक आता था, बैंक वाले आते थे। पीलू बहुत उदास होने लगी थी और उसकी तबीयत भी खराब होने लगी थी। ये देखकर एक दिन टिल्लू स्कूल खत्म होने के बाद जंगल जाकर लकड़ियाँ काट कर लाता है और उन लकड़ियों को तराशने लगा। छन्नी और हथौड़े की मदद से वो एक सुंदर लकड़ी का ऑटो रिक्शा बना लेता है। फिर टिल्लू उस ऑटो ले जाकर अपनी माँ को दिखाता है। माँ देखो, तुम्हारे लिए क्रिसमस गिफ्ट। अरे बेटा, ये क्या है? ये लकड़ी का इतना बड़ा ऑटो तू कहाँ से लाया है? माँ, ये ऑटो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। 1 रुपया भी इसमें खर्च नहीं आया। अब तुम क्रिसमस में इसको लेकर चलाओ। और हाँ, वो पुराना हिस्सा ऑटो का है ना, उसको मैं इस ऑटो के ऊपर फिट कर देता हूँ। ये डबल डेकर ऑटो बन जाएगा। मैं इस पे वाटरप्रूफ पेंट कर दूंगा। वाओ मेरे टिल्लू, मुझे तुझ पर गर्व है। फिर पीलू उस ऑटो को ले जाकर जंगल में घूमने लगी। ये देखकर कालू का सिर चकरा गया और वो बेहोश हो गया। पीलू के डबल डेकर ऑटो में बहुत से सवारी बैठ जाते थे। हे भगवान, इस ऑटो को अगर मैं तोड़ दूंगा तो ये ट्रिपल डेकर ऑटो ले आएगी, फिर बस ही बना देगी। मैं तो जंगल छोड़कर जा रहा हूँ। और फिर इस तरह से पीलू अपनी मेहनत से ज्यादा पैसे कमाने लगती है। उसके घर की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है और टिल्लू भी बहुत मन लगाकर पढ़ाई करता है। वो स्कूल में फर्स्ट आता है। कोयल प्रिंसिपल उसकी बहुत तारीफ करती है। इस तरह से सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।